हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरी वीडियो देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो ये है बिहारी भाषा की बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है तो ये है संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आपको पहले बताया मैंने, तो ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसे रखेंगे राजभाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो कहाँ से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये है तेलुगु, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देशन का वर्णन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि है क और ख। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए आई
वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण है अंग और अह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये हैं अरबी फारसी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या होती है 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33। 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन है इनमें से चौ छ जौ झौ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे दिया है अन्वेषण, तो इनमें से शुद्ध कौन सा होगा वो देखना है। तो यहाँ पे शुद्ध अन्वेषण लिखा गया है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जानवी कैसे शुद्ध लिखा जाएगा वो देखना है। तो जानवी का शुद्ध चयन होगा यानी शुद्ध शब्द होगा इसका ऑप्शन सी जाह्नवी, ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सृष्टि शब्द दिया गया है, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो सृष्टि ऐसा लिखा जाएगा जो ऑप्शन बी वाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सृष्टि। अगला है, यहाँ पे भी शुद्ध शब्द का चयन करना है यानी कृपा दिया गया है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो कृपा का सही रूप होगा इसका ऑप्शन बी, कृपा ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे शुद्ध शब्द देखना है, तो अपकीर्ति दी गई है, कैसे लिखा जाएगा? इसका शुद्ध रूप कैसे होगा? तो अपकीर्ति का शुद्ध रूप है ऑप्शन सी, अपकीर्ति को ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है कुमुदनी, तो कुमुदनी का सही शब्द होगा, जो शुद्ध शब्द होगा वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल गलत दिया गया है, उसका शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो मंत्रिमंडल का शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर गलत दिया गया है, तो इसका शुद्ध शब्द होगा युधिष्ठिर का, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो यहाँ पे दंपति गलत दिया गया है, इसका शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन डी दंपति। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होती है 3 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर संधि, और होती है व्यंजन संधि, और होती है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीश में भी दीर्घ संधि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सदैव में है स्वर संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें से है पवन है, जो ये है स्वर संधि का उदाहरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो पवित्र में है अयादि संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, नीह धन अर्थक बराबर निरर्थक। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, आसीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद करना है, महाधन इश बराबर महेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सन्मति का संधि विच्छेद करना है। तो सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत धनमति बराबर सन्मति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? शब्द के आदि में होता है, या शब्द के अंत में, या शब्द के मध्य में। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में उपसर्ग बताना है। तो जो शब्द के आदि में यानी शब्द से पहले आते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रख्यात में उपसर्ग होगा प्र। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आइए देखते हैं। तो इसमें आगमन, प्रतिगमन, अनुगमन, उपगमन। तो इसमें इसका सही उपसर्ग होगा आगमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में प्रत्यय बताना है। तो निर्वासित में प्रत्यय है निर्वासित, तो इत आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में लगा है लेख, अक आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में उपसर्ग है प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अति आचार, निराचार तो नहीं होगा, अनाचार भी नहीं होगा, दुराचार भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति आचार। तो अत्याचार, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अति धन आचार मिलकर बनेगा अत्याचार। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए?
तो देखते हैं कौन सा शब्द इसमें सही बैठता है, कौन सा उपसर्ग लगाए। अव्यवस्था तो नहीं होगा और अव्यवस्था भी नहीं होगा, परिव्यवस्था भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अव्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में उपसर्ग बताना है, तो अनुवाद में उपसर्ग है अनु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी में प्रत्यय बताना है, तो सावधानी में है सावधानी, ई आ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ, इष्ट आ रहा है, तो प्रत्यय है इसका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इष्ट, कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर है में है तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन में है तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में है द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो ये बनता है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो इसमें है द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो इसमें है तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान में समास है तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में समास है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो क्या कहलाते हैं। वे शब्द कहलाते हैं तत्सम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द है लोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यौगिक। अगला क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट शब्द है तो मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समानार्थक। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं यौगिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है देशज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन है अंग्रेजी भाषा का शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो इसमें संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग है, निंद्रा भी स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन डी कपट। अगला क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो ये है आपादान कारक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें है अपादान कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।